मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था भारत का भौतिक प्रदेश, जिनमें हमने आपको बताया भारत का जो भौतिक प्रदेश है उनको सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। इसमें पहला है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपी, तीसरा है प्रायद्वीपी भारत और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश। जिनमें दोस्तों हमने पहले उत्तर के इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उसको हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों। जिनमें हम उत्तर के विशाल पर्वतमाला के विषय में, या कह सकते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला या हिमालय, बात एक ही है, हिमालय के विषय में अध्ययन शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, हम हिमालय के विषय में अध्ययन के दौरान हिमालय पर्वत को 4 प्रमुख भागों में बांटे हैं, जिसमें है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। फिर से एक बार, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक। जिसमें दोस्तों हमने ट्रांस हिमालय के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे बृहद हिमालय। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय में दोस्तों हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय को के 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। दोस्तों, इसमें इन श्रेणियों का हमने अलग अलग अध्ययन भी किया, जिसमें है काराकोरम के अध्ययन के दौरान हमने देखा दोस्तों, काराकोरम में ही भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, काराकोरम श्रेणी में ही भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन इसी काराकोरम श्रेणी में ही पाई जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और लद्दाख में हमने इसी काराकोरम श्रेणी में 4 हिमनद भी पाए जाते हैं, जिनके विषय में हम बताएं आपको, सियाचिन, बैको, काल्टोरा और चौथा है हिस्पर। ये 4 हिमनद जो कि भारत में ही पाई जाती हैं काराकोरम श्रेणी में। दोस्तों, काराकोरम के बाद लद्दाख में हमने देखा कि लद्दाख में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली राकापोसी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी जिसका नाम है राकापोसी, लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। दोस्तों, ऐसे हमने चारों श्रेणियों को विषय में अध्ययन किया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। हमने इस टॉपिक के विषय में यहाँ लिख रखा है वृहद हिमालय। इसी को आज हम शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, हिमालय एशिया महाद्वीप में 6.5 किलोमीटर या 6500 मीटर की ऊंचाई वाली, समझने का प्रयास करिए, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर की ऊंचाई वाली लगभग 94 या 94 चोटियां पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली लगभग 94 चोटियां पाई जाती हैं केवल एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। इनमें से दोस्तों आप लोग सुनकर हैरान होंगे, 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटी वाली 94 चोटियों में 92 चोटियाँ केवल इसी ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय में पाई जाती हैं। एक बार फिर से, 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 94 चोटियों में 92 चोटियाँ केवल इसी वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। आज हम इसी वृहद हिमालय के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वृहद हिमालय की अगर हम पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर के आसपास। वृहद हिमालय की लंबाई, अब पश्चिम से पूर्व तक के छोर की अगर इसकी लंबाई की बात करें वह 2500 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों इसके आकार विस्तार की बात करें, मैंने लिख रखा है देशांतरी विस्तार की बात करें तो दोस्तों इसका जो देशांतरी विस्तार है, यह हिमालय का यह जो देशांतरी विस्तार है यह 22 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। अर्थात वृहद हिमालय 22 देशांतरी रेखाओं में या 22 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। वहीं अगर इसके आकार की बात करें दोस्तों, वृहद हिमालय का जो आकार है वह तलवयाकार है। तलवयाकार, अगर हम बात करें तलवयाकार क्या है दोस्तों, इसका जो आकार है कुछ इस तरह आपको दिख रहा है, इसमें इस चित्र में देख रहे होंगे कुछ इस तरह है। तो दोस्तों चीन के तरफ यह अवतल है और भारत की तरफ उत्तल है। चूँकि जानते हैं हिमालय पर्वत के उस पार चीन है, तो दोस्तों जो वृहद हिमालय है या ग्रेट हिमालय है, चीन के तरफ अवतल है और भारत की तरफ उत्तल है। यह है इसकी आकृति, अर्थात इसका जो आकृति है तलवयाकार है। अगर हम यहीं पर इसके औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों
क्योंकि बृहद हिमालय जो है हर जगह एक सा ऊंचाई तो है नहीं, कहीं पर ऊंचा है, बहुत कम ऊंचा है, सॉरी कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है, कुछ इस तरह है। तो दोस्तों अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर है, 6.1 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6.1 किलोमीटर है। दोस्तों अब अगला अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये देख रहे हैं, ये बिंदु है इसका पश्चिमी बिंदु और ये बिंदु है इसका पूर्वी बिंदु। अर्थात ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय का अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, बृहद हिमालय का पश्चिमी बिंदु नंगा पर्वत है, जिसे कातिल पहाड़ी भी बोलते हैं। नंगा पर्वत जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यह है इसका सबसे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु ग्रेट हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत या इसी को बोलते हैं कातिल पहाड़ी, क्योंकि इस नंगा पर्वत या कातिल पहाड़ी पे मैक्सिमम या जो पर्वतारोहियों का जो डेथ रेट है या मृत्यु दर है अधिक है, अर्थात इस पे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं इस नंगा पर्वत पे। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो नंगा पर्वत की 8126 मीटर की है। 8126 मीटर की ऊंचाई है नंगा पर्वत की ऊंचाई। यह है नंगा पर्वत बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु। अगर हम इसके पूर्वी बिंदु की बात करें दोस्तों, ग्रेट हिमालय के पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा। और दोस्तों ये नामचा बरवा जो पर्वत है यह तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा पर्वत या नामचा पर्वत श्रेणी हमारे भारत में नहीं है, यह तिब्बत में है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 7782 मीटर की है। नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई 7782 मीटर है। ये तो हो गया पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु। अगर हम दोस्तों अब बात करें ये बात करें दोस्तों इसके हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के विषय में बात करें कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग किस देश में स्थित है, तो वह है नेपाल। हिमालय के सबसे ऊंचा भाग या सबसे ऊंची भाग की बात करें तो वो नेपाल में है दोस्तों। और नेपाल के इसी भाग में जानते होंगे आप माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। दोस्तों हिमालय पर्वत के इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है तिब्बत में चोमोलुंगमा। हिमालय पर्वत की सबसे इस ऊंची चोटी या एवरेस्ट की चोटी को तिब्बत में बोला जाता है चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और आप लोग एक चीज़ ये भी जानते होंगे कि हिमालय पर्वत को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया नेपाल इसके विषय में, सबसे ऊंची चोटी के विषय में। दोस्तों बृहद हिमालय की अगर कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं उनको क्रम से सजाएं, ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ। तो उसमें अगर हम आप लोग जानते हैं, अगर हम ये क्रम से लिखा हुआ है दोस्तों, ये सब एवरेस्ट सबसे ऊंची अर्थात ज़्यादा से कम की तरफ है। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है 8848 मीटर की। उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद है नंगा पर्वत, उसके बाद है अन्नपूर्णा, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है नामचा बरवा। अगर आप इसे याद करना चाहें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सबसे नीची चोटी कौन सी है, इस तरह से अगर क्रम से सजाना हो अगर, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे अगर याद करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप जानते हैं तो वो है एवरेस्ट है। एवरेस्ट के बाद आप कंचनजंगा को ले सकते हैं, क्या है ही दोस्तों। तो अगर हम याद करें, आप तो जानते होंगे, ये इसको आप जानते हैं। बाकी ये तीन जो है दोस्तों कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी को याद रखें। उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौला के बीच चले जाइए पश्चिमी बिंदु पर नंगा पर्वत पे, अर्थात इसका नंबर है। और नंगा पर्वत के बाद अन्नपूर्णा और नंदा देवी को साथ में याद रखें। उसके बाद अन्नपूर्णा, नंदा देवी के बाद चले जाइए पूर्वी बिंदु पर, अर्थात नामचा बरवा। ये है इसका याद करने का ट्रिक। ऐसे याद करिए, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद है धौलागिरी। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और अगला है नामचा बरवा।
ये तो हुआ इसके याद करने का क्रम। सबसे अधिक ऊंचाई से लेकर, हालांकि इसमें और बहुत सारी चोटियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बहुत सारे मैंने लिख रखा है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, लेकिन ये क्रम है दोस्तों कुछ प्रमुख चोटियों का। दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है इसमें बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, जिसमें है नाथुला, जलेपला, मानानी, तिलुकलेक, सिपकिला, बहुत सारी दर्रे हैं दोस्तों, बोरझील मैंने लिख रखा है। सिपकिला दर्रा के विषय मैंने आपको बताया था कि ये है यहाँ पर सिपकिला दर्रा, यहाँ कहीं सिपकिला दर्रा है जो कि जिससे हमारा जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। यहाँ कहीं पर है सिपकिला दर्रा, कुछ इस तरह जाता है सतलज नदी। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रा के माध्यम से ही बृहद हिमालय को पार करता है। दोस्तों ये जो दर्रे हैं इनको मैं कल के क्लास में बाकायदे मैप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।